नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्या। बिहार में यूपी और बंगाल से लेकर राजस्थान तक सीबीआई उन दागियों की तलाश कर रही है जिन्होंने 24 लाख बच्चों के सपनों पर चोट की। नीट पेपर में धांधली हुई, अब ये कोई राज नहीं रह गया है, लेकिन 3 राज्यों में बड़े पैमाने पर जांच और एक्शन हो रहा है। बिहार में स्कूल प्रिंसिपल से लेकर करीब 20 आरोपी शिकंजे में। महाराष्ट्र में पूरी कड़ियां जुड़ गई हैं। कैसे यहां बच्चों ने पेपर पर पटना जाकर दिया, क्योंकि वहां पैसे के दम पर अच्छे नंबर की गारंटी थी। इसके साथ साथ गुजरात में भी कई जिलों में यह नेटवर्क फैला हुआ है। दो जिलों के जरिए देखिए और समझिए कि यह पूरा खेल क्या था। जरा पटना को समझिए। इस सेंटर पर माफिया सक्रिय थे। यहां महाराष्ट्र के लातूर, बीट तक जिलों के बच्चे परीक्षा देने आए। इन्होंने फर्जी पते देकर पटना सेंटर चुना। उधर गोधरा है जहां 4 राज्यों के बच्चे पेपर देने पहुंचे। आखिर ये पटना क्यों पहुंचे? इसलिए क्योंकि यहां सब कुछ सेट था। नतीजा ये था कि जिसको 2022 में 150 नंबर मिले, वो 2023 में 650 से ऊपर तक नंबर ले आया। तो ये सारा कुछ सेटिंग के माध्यम से हुआ। 2022 में 150 नंबर जिस शख्स के आए, यानी जिस बच्चे की मेहनत सिर्फ 150 नंबर की थी, 2023 आते आते उसके नंबर सारी सेटिंग के बाद 650 हो जाते हैं। लातूर और पूरे महाराष्ट्र में नीट धांधली के ऐसे सबूत मिले जो अपने आप में इस पूरे घोटाले की धज्जियां उड़ाने के लिए काफी हैं। यहां लातूर, बीट और आसपास के जिलों में दलाल पहुंचे, बच्चों और उनके पेरेंट्स से लाखों रुपए लिए और फिर इनको पटना ले जाकर परीक्षा दिलाई। ये खेल सालों से चल रहा था। नीट के काउंसलर एनटीए को सबूतों के साथ बता रहे थे कि बड़ा खेल चल रहा है, लेकिन एनटीए कानों में तेल डालकर बैठा रहा। नीट में सालों से चल रहा था घोटाला। महाराष्ट्र के बच्चे परीक्षा पटना में। पटना के सेंटर पर चलता था खेल। धांधली का महाराष्ट्र पटना कनेक्शन। पटना मतलब अच्छे नंबर की गारंटी। नीट पेपर घोटाले में सीबीआई तेजी के साथ जांच कर रही है। पटना से लेकर हजारीबाग तक गिरफ्तारियां हुई हैं। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पटना का पेपर लीक गैंग दूसरे राज्यों में भी जड़ें फैलाए हुए था। 2024 ही नहीं, पिछले कुछ सालों से ये घोटाला चल रहा था। एजेंट लातूर से लेकर दूसरे शहरों में एक्टिव थे, जो महाराष्ट्र के बच्चों को पटना या कर्नाटक के शहरों में नीट परीक्षा दिलाते थे। पहले घोटाले का लेवल समझिए। लातूर से पटना 2000 किलोमीटर दूर है। लातूर का बच्चा परीक्षा सेंटर पटना चुनता है क्योंकि यहाँ पैसे देकर अच्छे नंबर मिलते हैं। जांच की गई तो सामने आए महाराष्ट्र के पटना कनेक्शन के सबूत। ऐसे सबूत के बच्चों ने लाखों रुपए देकर मेरिट में जगह पाई और फिर महाराष्ट्र के टॉप कॉलेज में एडमिशन पाया। 2022 में कुछ बच्चों को नीट में 150 नंबर मिले। 2023 में पैसा चुकाया, पटना सेंटर चुना और 2023 की परीक्षा में उन्हीं बच्चों को 650 से ज्यादा नंबर मिले। और देखिए, जिस बच्चे की रैंकिंग 2022 में थी 10 से 15 लाख, वो 23 में पटना गया और रैंकिंग आई 1500 के बीच, यानी टॉपर। यह है घोटाले का सबसे बड़ा सबूत। ये भी कम गंभीर नहीं है कि दलाल बच्चों के नंबर एनटीए से हासिल करते थे और फिर उनको फोन करते थे कि पैसा दो, पास कराने की गारंटी है। एनटीए को इस पूरे घोटाले की खबर थी। महाराष्ट्र के नीट काउंसलर लगातार सतर्क कर रहे थे। सुनिए काउंसलर की जुबानी की कैसे ये घोटाला हो रहा था। हमने इन्वेस्टिगेशन में पाया कि ये सब जो बच्चे थे वो नीट दिए हुए थे। उन्होंने 22 में भी एग्जाम दी थी और 22 में जब उन्होंने एग्जाम दी थी वो बहुत ही कम मार्क्स आए थे, बहुत ही लो, यानी कि कोई बच्चों का तो एआईआर रैंक 10 लाख के ऊपर था। 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, इस तरह से उनके 100-150 मार्क्स रहे। हाँ, 100-150 मार्क्स रहे होंगे। और जब उन्होंने दूसरी बार एग्जाम दी और वो बाहर जाके दिए तो उनके जो यह रैंक जो आया है ना, वो 1500 के बीच में आया है। और अब हम आपको जो बताएंगे वो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। जांच में पता चला है कि एनटीए से बच्चों के फोन नंबर और दूसरी डिटेल लीक होती थी और घोटालेबाजों तक पहुंच जाती थी। हमने देखा कि ये सच में हो रहा है। डेटा लीक
एनटीए से स्टूडेंट्स का डेटा, उनके मोबाइल नंबर लीक हो रहे हैं, वो स्कैमस्टर के पास तक पहुंच रहे हैं और वो लोगों को पक्का अप्रोच कर रहे हैं कि हम आपके मार्क्स बढ़ा के देंगे। और इसी चीज पे अपन ये बोल सकते हैं कि ये एक लातूर में नहीं होगा, ये हर जगह पे जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं ये स्कैमस्टर्स वहां पे सिटीज के नंबर्स निकाल के उनके वहां पे पेरेंट्स को कॉल करके देख रहे हैं। और अगर एक पेरेंट्स नहीं लेता है पर कोई और लेने वाला है तो वो पेरेंट्स उसको बता रहे हैं कि अगर आपको करना है तो इनसे करवा लीजिए। महाराष्ट्र के लातूर में नीट से जुड़ी धांधली का एक एफआईआर रजिस्टर हुआ। उसी एफआईआर के तहत 2 लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। दोनों सरकारी स्कूल के टीचर हैं, जिला परिषद स्कूल के टीचर्स हैं। इनके अलावा एक आईटीआई का इंस्ट्रक्टर और एक गंगाधर मुंडे नामक व्यक्ति जो कि मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, वो अभी भी फरार है। उन्हें पुलिस ढूंढ रही है। यानी ये पूरी कड़ी है। एनटीए से नंबर लीक होते हैं, माफिया तक पहुंचते हैं, माफिया बच्चों से संपर्क करते हैं, पैसा लेते हैं और उनको उन सेंटर तक भेजते हैं जो मैनेज होते हैं। अब इस धांधली में एनटीए भी बेदाग नहीं है। जितना दागी माफिया है उतना ही दागी एनटीए भी है, क्योंकि उसको पूरे घोटाले की खबर थी। लातूर से दिव्येश सिंह, आज तक। तो गुजरात के नए नए जिलों में इस धांधली के तार जुड़ते दिख रहे हैं। पहला एक्शन 15 रोज पहले पंचमहल जिले के गोधरा में हुआ, लेकिन अब अहमदाबाद से खेड़ा आनंद तक के नाम सामने आ रहे हैं। कई जिलों में सीबीआई की छापेमारी हो रही है। जिस तरीके से पटना के सेंटरों पर माफिया ने सब कुछ मैनेज कर रखा था, ऐसा लगता है कि गोधरा के स्कूल पर भी सब कुछ सेट था। गुजरात में नीट परीक्षा धांधली को लेकर सीबीआई 5 दिन से जांच कर रही है, लेकिन अब तक की जांच से साफ हो गया है कि गोधरा में जो धांधली पकड़ी गई उसका लिंक भी कई राज्यों से है। ऐसा इसलिए क्योंकि गोधरा में परीक्षा देने आए कुछ बच्चे ऐसे थे जो दूर दराज के राज्यों से आए थे। सवाल यह है कि अपने राज्य को छोड़कर इन बच्चों को गोधरा और वडोदरा के पते देकर गोधरा सेंटर पर परीक्षा देने की जरूरत क्यों हुई? देखिए किन राज्यों के बच्चों ने गोधरा सेंटर चुना। गोधरा के परीक्षा सेंटर का चयन राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार के छात्रों ने किया था। इन छात्रों ने अपना पता वडोदरा और पंचमहल का दिया था। ऐसे में शक है गुजरात में भी नीट परीक्षा का बड़ा रैकेट चल रहा था और इससे लिंक बिहार और दूसरे राज्यों से जुड़े हो सकते हैं। गुजरात पुलिस ये दलील दे रही है कि सीबीआई मामले को संभाल चुकी है, इसीलिए कुछ बोलना ठीक नहीं। सर, क्या कोई लिंक निकल के आई है बिहार और रांची के केस में? क्या कोई अभी ये कार्यवाही जो चालू है उसी के बारे में मैं बोल सकता हूँ और आगे कुछ बोलने का अभी केस उनके पास है। तो हम ज्यादा उनको जो भी सपोर्ट चाहिए वो हम एक्सटेंड कर रहे हैं और उसके बारे में अभी मैं कुछ ज्यादा बोलना अभी के लिए। कोर्ट ने 5 में से 4 आरोपियों को सीबीआई की हिरासत में भेजा है। अब ये आरोपी सबूतों की तलाश में मदद कर सकते हैं। जो नीट के जो कौभांडी थे उनकी जो सीबीआई ने जो पुलिस कस्टडी मांगी थी, वो नामदार प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज श्री सीके चौहान साहब ने 2 तारीख कस्टडी मंजूर की है और उनको पुलिस हिरासत में, सीबीआई की हिरासत में भेजा गया है। अब सीबीआई ने गुजरात में ताबड़तोड़ जांच और छापेमारी शुरू कर दी है। सीबीआई की नीट मामले में गुजरात की 7 लोकेशन पर सर्च चल रही है। 4 जिलों की 7 लोकेशन पर धांधली के सबूत तलाशे जा रहे हैं। गुजरात के जिन 4 जिलों में छापेमारी हुई है वो हैं गोधरा, खेड़ा, आनंद और अहमदाबाद। यानी गुजरात में ये नेटवर्क बड़ा था। इससे पहले सीबीआई ने 5 में से 4 आरोपियों की रिमांड हासिल कर ली है। 2 जुलाई तक इनसे कड़ी पूछताछ होगी। गिरफ्तार स्कूल टीचर तुषार भट्ट, प्रिंसिपल पुरुषोत्तम शर्मा, बिचौलिया आरिफ वोरा और मूल बिहार से विभोर आनंद की रिमांड मिली है। तुषार भट्ट घोटाले पर चुप है। तुषार भट्ट, आपको कोई गिल्टी फील है? आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। तुषार भट्ट क्या कहेंगे? 10-10 लाख रुपए ले रहे थे। कौन कौन मिला हुआ है? क्या बिहार केस से कोई लिंक है आपका? सीबीआई परीक्षार्थी और उनके पेरेंट्स से भी पूछताछ कर रही है। इसके अलावा सीबीआई ने गोधरा के जय जलाराम स्कूल के ट्रस्टी दीक्षित पटेल से भी पूछताछ की है। सीबीआई कुछ परीक्षार्थी और उसके पेरेंट्स से भी सवाल करके इस पूरे कांड की कड़ियां जोड़ रही है। गोधरा से ब्रिजेश दोषी, आज तक। उधर पटना में इस घोटाले को लेकर सबसे तेज जांच चल रही है। स्कूल टीचर से लेकर प्रिंसिपल तक शिकंजे में फंस चुके हैं। हजारीबाग से लेकर पटना तक गिरफ्तारी हुई है और सबने 2 नाम अब तक उगले, संजीव मुखिया और सिकंदर यादवेंद्र।
पटना में एक्शन तो हो रहा है, लेकिन मुखिया अब तक फरार है। बिहार में नीट घोटाले को लेकर तेजी से जांच चल रही है। अभी तक की जांच से ये भी पता चला है कि घोटाले का एपिसेंटर पटना और हजारीबाग ही थे। कई राज्यों, खासतौर से महाराष्ट्र के बच्चों ने पटना सेंटर को चुना था और महाराष्ट्र से घोटाले का पटना कनेक्शन पूरी तरह से साबित हो चुका है। अब असली जांच और बड़े खिलाड़ी अगर पकड़े जाएंगे तो वो पटना से ही पकड़े जाएंगे, ये भी तय हो चुका है। आज सुबह तक की जांच के बारे में बात करें तो इस घोटाले के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया और सिकंदर यादविंदु ही लग रहे हैं, क्योंकि हजारीबाग से लेकर पटना तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उनमें सबने पूछताछ में संजीव मुखिया और सिकंदर का ही नाम लिया है। सीबीआई ने पटना में बेऊर जेल में बंद आरोपियों से भी पूछताछ की है। रिमांड पर लिए गए आरोपियों से मिले इनपुट के बाद जेल में ही बंद आरोपियों से पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों के अलग अलग बयानों में काफी अंतर मिला। ज्यादातर आरोपियों ने पूछताछ में संजीव मुखिया और सिकंदर यादविंदु का नाम लिया। घोटाले का सबसे बड़ा खिलाड़ी संजीव मुखिया अब तक फरार है, लेकिन सीबीआई मुखिया की गिरफ्तारी से पहले उसके गुर्गों से तमाम सबूत जुटा लेना चाहती है। मुखिया को अब तक कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। नीट मामले को अपने हाथ में लेते ही सीबीआई ने बहुत तेजी के साथ एक्शन लिया है और सबसे बड़ी बात यह कि एक के बाद एक करते यहाँ 4 गिरफ्तारियां अब तक कम से कम की जा चुकी हैं सीबीआई के द्वारा। और सबसे बड़ी बात यह कि जो 2 गिरफ्तारियां चिंटू और मुकेश की गई थी, ये काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि ये वो कड़ी है जो पटना को देवघर और या आप कहें कि बिहार को झारखंड से जोड़ती है इस पूरे प्रकरण में। सबसे बड़ी बात यह कि इन गिरफ्तारियों के बाद जैसे ही आर्थिक अपराध इकाई ने अपनी एफआईआर दर्ज की और उस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया, उसके बाद ही सीबीआई ने अपना एक्शन लेना काफी तेजी से शुरू कर दिया। और आपको ये बताएं कि हजारीबाग से 2 बड़ी अरेस्ट की गई, जिसमें कि ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल भी शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि ये वही आदमी है जो कि एनटीए के सिटी कोऑर्डिनेटर भी बताए जा रहे थे। ये देखिए, ये वो आरोपी हैं जो इस वक्त सीबीआई की कस्टडी में हैं। इनमें आशुतोष भी है, जिसने पटना में उस सेफ हाउस का इंतजाम किया था जहां पर 20 से 25 बच्चों को उत्तर अटवाए गए थे। आप मानते हैं आप दोषी हैं? सीबीआई लगातार हजारीबाग के ओएसिस स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से पूछताछ कर रही है। कल तक बेगुनाही का दावा करने वाला एहसान उल हक अब आज तक के हर सवाल पर चुप्पी साधे रहा। आपने बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों किया? आप मानते हैं आप दोषी हैं? पूरी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। एहसान उल हक से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। पहले एहसान उल हक का फोटो देखिए। परीक्षा के बाद ये आंसर शीट को सील करके भिजवा रहा था। ऐसे दिखा रहा था मानो परीक्षा पूरी तरह ईमानदारी से हुई है। लेकिन सच ये कि एहसान उल हक की मदद से इसी ओएसिस स्कूल से पेपर लीक हो चुका था। नीट पेपर लीक मामले में अब जो है ओएसिस स्कूल के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है, इसके प्रिंसिपल के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। ये सबसे मेन सस्पेक्ट के रूप में उभरी थी ये स्कूल भी, और इसके इस इंस्टीट्यूशन के जो हेड हैं। कैसे इस स्कूल से पेपर लीक हुआ, पूरा सीक्वेंस समझिए। कुरियर एजेंसी से पेपर के बॉक्स को 3 मई को भेजा गया। ये पेपर कुरियर एजेंसी बैंक जाना था, इसको ई रिक्शे से भेजा गया जो नियमों के खिलाफ था। 1.5 घंटे में पेपर बैंक पहुंचा। हो सकता है इस दौरान पेपर लीक हुआ हो। दूसरी थ्योरी ये है कि पेपर ओएसिस स्कूल आने के बाद लीक हुआ। प्रिंसिपल ने कहा कि उसको पेपर बुकलेट में छेड़छाड़ मिली थी। सवाल ये है कि उन्होंने एनटीए को बताया क्यों नहीं। अब ओएसिस स्कूल में पेपर कब और कैसे निकाला गया, ये राज एहसान उल हक उगलेगा। पटना से आदित्य वैभव के साथ शशि भूषण, आज तक। यूं तो अब तक पेपर लीक कांड में 5 राज्यों से 40 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन कुछ किरदारों का रोल इसमें पूरी तरह साफ है। इसमें संजीव मुखिया से लेकर उसकी पूरी चौकड़ी शामिल है। कुछ मुखिया के रिश्तेदार हैं, अलग अलग संस्थाओं के लोग हैं। सिलसिलेवार देखिए किस किरदार का क्या रोल था।
पेपर लीक की सारी कड़ियों को एक एक करके सीबीआई जोड़ती जा रही है और अहम किरदार अब शिकंजे में आते जा रहे हैं। हम आपको इस पूरी कहानी को सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। किरदार नंबर 1, एहसानुल हक, प्रिंसिपल ओएसिस स्कूल। आरोप पेपर लीक। इसी शख्स पर आरोप है कि उसने अपने ओएसिस स्कूल में पेपर निकाला और आगे माफिया तक पहुंचाया। एहसानुल हक के ही संजीव मुखिया गिरोह से रिश्ते का शक बताया जा रहा है। ये 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर है। किरदार नंबर 2, संजीव मुखिया। आरोप पेपर हासिल किया। संजीव मुखिया अब तक की कहानी के हिसाब से सबसे बड़ा किरदार बनकर सामने आया है। शक है कि उसने हजारीबाग से पटना और दूसरे राज्यों तक नेटवर्क फैला रखा था। उसने और उत्तर रटवाए गए थे। कितने लड़के आए थे? रात में 5-7 लड़के आए थे। हम 11 बजे रात में ऊपर सोने के लिए चल गए थे। अच्छा। सुबह उठे तो देखे कि सब मिला करके ये लोग का सब मने मनीषा और लोग मिला करके हमको लगता है 15 के करीब या 15 से प्लस में होंगे, जो भी हो इतना थे। हम उसका विरोध करने लगे कि तुम लोग निकलो निकलो, लेकिन आधा घंटा करके ये लोग 12 बजे निकले। हजारीबाग में सीबीआई की टीम ने कुल 11 लोगों से 3 दिनों तक पूछताछ की। इस दौरान कुरियर कंपनी के स्टाफ, हजारीबाग एसबीआई मेन ब्रांच के स्टाफ और ई रिक्शा वाले से भी सीबीआई ने पूछताछ की। पूछताछ के बाद ज्यादातर लोगों को सीबीआई ने छोड़ दिया, लेकिन एहसानुल हक और इम्तियाज आलम को लेकर पटना चली आई। पटना से शशि भूषण के साथ आदित्य वैभव, आज तक। मुखिया दरअसल वो शख्स है जिसके तार हर उस शख्स से किसी न किसी रूप में जुड़े हैं जो पेपर लीक से वास्ता रखता है। मुखिया ने ही बिहार से लेकर झारखंड तक ये पूरी रचना की। वो खुद प्रधान रह चुका था, पत्नी को एलजेपी से विधानसभा का चुनाव तक लड़ा चुका था। एहसानुल हक और इम्तियाज आलम से अब सीबीआई हर राज उगलवाने की कोशिश करेगी। शक ये है कि दोनों संजीव मुखिया गिरोह से जुड़े हुए थे और पेपर लीक करवाने के काम में शामिल थे। अब तक की सारी कड़ियां ये बता रही हैं कि संजीव मुखिया ने आसान टारगेट के रूप में ओएसिस स्कूल को चुना था। हजारीबाग और नालंदा में मुखिया का अच्छा खासा नेटवर्क है और इसी की मदद से उसने पटना तक पेपर मंगाया। नाम संजीव मुखिया, उम्र 51 साल, मकसद पेपर लीक से 700 करोड़ कमाना। मुखिया को पटना पुलिस से लेकर सीबीआई शिद्दत के साथ तलाश कर रहे हैं। उसके गैंग के गुर्गे एक एक करके पकड़े जा रहे हैं। हजारीबाग से लेकर पटना तक गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन मुखिया फरार है। अग्रिम जमानत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। कभी यह शख्स पेपर लीक के सबसे बड़े खिलाड़ी रंजीत डॉन के साथ काम करता था। उसके साथ मिलकर कई पेपर लीक किए भी और फिर इतना शातिर हो गया कि खुद का गिरोह खड़ा कर लिया। मुखिया का नेटवर्क कई राज्यों में फैल गया। मुखिया ने ताजा पेपर लीक मामले में अग्रिम जमानत की याचिका भी दायर की है, लेकिन उसको अब तक राहत नहीं मिली है। हम आपको पेपर लीक के सबसे दागदार खिलाड़ी की पूरी क्राइम कुंडली बताते हैं।
मुखिया के देश भर के पेपर लीक माफिया के साथ नेटवर्किंग है। वो पेपर लीक करके 700 करोड़ रुपए कमाने का इरादा पाले हुए था। पेपर लीक के धंधे में संजीव मुखिया ने बाद में अपने बेटे को भी शामिल कर लिया। उसका बेटा डॉक्टर शिव पेपर लीक के मामले में पहले से ही जेल में था। बाप बेटे पहले बिहार स्तर पर पेपर लीक करते थे, लेकिन अब पूरे देश में वो काम करते हैं। यहाँ तक कि मुखिया के पास ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनको देश के अलग अलग हिस्सों से बॉक्स तोड़कर पेपर निकालने के लिए बुलाया जाता था। भारत लेवल पर काम करने लगा है। पहली बार बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, इसमें भी इन्वॉल्व रहा। हुआ ये कि जिस गाड़ी से पेपर जा रहा था उस गाड़ी को पकड़ लिया था। चलती गाड़ी में पेपर बदल दिया गया। उस गाड़ी के साथ ही इन लोगों ने खेल कर दिया। गाड़ी में पेपर बदल दिया गया। पेपर पूरी तरह से सील था। बाप बेटे इसी काम में एक्सपर्ट हैं, इसीलिए पेपर बदल दिया। बिहार में अब तक 3 प्रश्न पत्र लीक हुए हैं और इनमें एक ही गैंग का हाथ उजागर हुआ है। ये 3 पेपर लीक मामले नीट यूजी, बिहार टीचर भर्ती और बिहार सिपाही भर्ती से जुड़े हैं। इस गैंग के सरगना संजीव मुखिया। 2016 में पहली बार संजीव मुखिया को गिरफ्तार किया गया था और अब एक बार फिर सीबीआई को इसकी तलाश है। देर सवेर वो जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ेगा और तब पेपर लीक के खेल के सारे बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अब आपको बताते हैं कि कल सरकार ने पेपर लीक पर क्या कहा था। तो प्रारंभिक दिनों से कहते हैं कि हमारी दायित्व, सरकार की दायित्व देश की नौजवानों की प्रति है, देश के विद्यार्थियों की प्रति है। हम सारा विषय स्पष्टता के साथ आप लोगों के माध्यम से देश के सामने रखे हैं, आज भी सदन में रखना चाहते हैं। आज तो जब मैं लोकसभा में था, जब प्रतिपक्ष उस विषय पे अपने बातों पे रहे, स्पीकर महोदय ने कहा कि तब आप चर्चा नहीं चाहते हो। हम तो आपको चर्चा करने के लिए अवसर दे रहे हैं। सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है। जब आप चर्चा से भागते हो, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है, तो कंफ्यूजन किस बात की है? तो एक तरफ जांच चल रही है, दूसरी तरफ इस पूरी व्यवस्था को सुधारने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन सवाल अभी भी बच्चों के भविष्य पर बना हुआ है।